हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? गुड। तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना। तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को ऑनलाइन क्लास के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो मैं आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ दिया था बनाने के लिए, जो आपको डाउट हो रही है, इसलिए मैं उस क्वेश्चन का जवाब मैं बता दे रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या था? पहला क्वेश्चन था कि DNA में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने का संकेत किसने दिया? DNA श्रृंखला में जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने का संकेत किसने दिया? तो ऑप्शन ए सही होगा, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने ही, है ना, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने का संकेत दिया। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने का संकेत दिया क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन किया DNA का एक्सरे डिफ्रैक्शन माने DNA के क्रिस्टलीय संरचना का अध्ययन किया, तो उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखा, और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखा तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होने का संकेत फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने दिया। इसलिए पहला का ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा में न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड है तो पहला ऑप्शन था शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। तो इसका अर्थ है कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, फॉस्फेट होता है। ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड की रचना होती है। तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड की रचना होती है, नाइट्रोजन बेस, ये शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट। इससे दूसरा का ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड में केवल ये फॉस्फेट हट जाता है। न्यूक्लियोटाइड से माने न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड के केवल फॉस्फेट को हटा देंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, यानी शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड का भी ऑप्शन ए होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। आपके पास सारे ऑप्शन तो मौजूद हैं, आप ऑप्शन से मिलाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस पहला ऑप्शन सही होगा। चौथा कि नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर किस बंधन से बंधा रहता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यह ग्लाइकोसिडिक कहिए, यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहिए। तो नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर किस बंध से बंधा रहता है? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहिए, ठीक है। तो इस बंधन द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा बंधा रहता है ये नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब चलिए, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट किस बंधन द्वारा बंधा रहता है? तो ये 5 का सी ऑप्शन सही होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यदि आप DNA को ख्याल से पढ़े रहते, न्यूक्लिक एसिड को ख्याल से पढ़े रहते, तो सारा चीज भरा हुआ है उसमें, सारा चीज भरा हुआ है। जो मैंने बताया था, सारा चीज मैंने पहले ही बता दिया है। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव उस पर सवाल दिया है और आपको डाउट हो रही है। चलिए, तो 5 का सी ऑप्शन सही है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब है कि प्यूरिन बेस का कौन सा पोजीशन? प्यूरिन बेस में 9 पोजीशन होता है, 9 पोजीशन तक। तो ये नहीं समझे कि केवल लास्टे जुटेगा। तो प्यूरिन बेस का कौन सा पोजीशन डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहला कार्बन के साथ जुटा रहता है? तो प्यूरिन बेस का कौन सा पोजीशन डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहला कार्बन के साथ जुटा रहता है? तो ये 9th पोजीशन। क्या? 9th पोजीशन जुड़ा रहता है। अब जो है पैरिमिडीन बेस का कौन सा पोजीशन? पैरिमिडीन बेस में देखिए 6 पोजीशन होती है, लेकिन पैरिमिडीन बेस के 3rd पोजीशन डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहला कार्बन के साथ जुटा रहता है। मैंने सब पोजीशन बताया है, आप ख्याल करेंगे, उसको देखेंगे कि प्यूरिन बेस में 9 पोजीशन है, प्यूरिन बेस में डबल रिंग है और इसमें जो है सिंगल रिंग है। तो सिंगल रिंग में 6 होगा, लेकिन इसका तीसरा पोजीशन डीऑक्सीराइबोस शुगर के पहला कार्बन के साथ जुटेगा तो 7 हो गया, 7 का सी, 6 का डी,
5 का C, 4 का B, 3 का A, 2 का A, 1 का A। तो आप समझ कर लिखेंगे इसको। तो ये 7 हो गया। 8 है कि डीएनए के लिए किसको किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1962 में। 1962 में डीएनए के लिए किसको किसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? तो फ्रैंकलिन, विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक। तो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स किसके आधार पर बनाया था? डबल हेलिक्स संरचना किसके आधार पर दिया था? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस के एक्सरे डिफ्रैक्शन के फोटोग्राफ को देखकर। एक्सरे जो फ्रैंकलिन और विल्किंस जो एक्सरे डिफ्रैक्शन कराई थी डीएनए का, उसको फोटोग्राफ देखे लोग, ये वाटसन और क्रिक। तो फोटोग्राफ को देखकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिए थे। इसलिए वाटसन और क्रिक के साथ साथ फ्रैंकलिन और विल्किंस को भी 1962 में डीएनए के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ फ्रैंकलिन, विल्किंस, वाटसन एंड क्रिक। अब चलिए प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस के बीच कौन सा बंधन होता है? तो प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस के बीच याद रखेंगे हाइड्रोजन बंध होता है। लेकिन पूछा जाए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बंध होता है? तो उसमें भी हाइड्रोजन बंध होगा, लेकिन डबल हाइड्रोजन बंध। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच भी हाइड्रोजन बंध होगा, लेकिन 3 हाइड्रोजन बंध। क्या होगा? 3 हाइड्रोजन बंध। डबल हाइड्रोजन बंध एडेनिन और थाइमिन के बीच और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बंध होगा प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस। प्यूरिन बेस में एडेनिन ग्वानिन आता है और पायरिमिडीन बेस में थाइमिन और ये क्या आता है? थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में है ना। आरएनए में तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। थाइमिन के जगह क्या हो जाएगा? यूरासिल हो जाएगा, यूरेसिल। क्लियर? तो ये हो गया हाइड्रोजन बंध। अब चलिए डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डीएनए की संरचना 3D होती है, 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय का फिगर दिया गया, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, एक्स वाई जेड। तो पूछा जाएगा डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो 3D होती है, 3 डायमेंशनल माने त्रिविमीय। तो ये हो गया 10 का ए, 9 का ए, 8 का ए। अब चलिए 11 डीएनए की प्रकृति कैसी होती है? अगला 11 क्वेश्चन था कि डीएनए की प्रकृति कैसी होती है। तो डीएनए की प्रकृति, चूंकि डीएनए एसिडिक क्या है? एसिड है, न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो एसिड है इसलिए ये अम्लीय होगा। माने डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों जो है, दोनों की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। तो ये अम्लीय होगी। 11 का बी ऑप्शन सही है, एसिडिक। अब 12 क्वेश्चन है कि डीएनए के जो क्या होती है? डीएनए में जो दोनों चेन होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दोनों श्रृंखला जो होती है वो कैसी होती है? तो एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है, प्रति समानांतर। क्योंकि एक जो है 3 डैश से 5 डैश की ओर जाता है और दूसरा 5 डैश से, ये मैंने बताया था, एक जो है ऐसे 3 डैश से 5 डैश, 3 डैश से 5 डैश, दूसरा ऐसे आता है। लेकिन ये क्या हो गया? 5 डैश से 3 डैश, 5 डैश से 3 डैश। तो ये 3 से 5 डैश और ये 5 डैश से 3 डैश। ठीक है, तो ऐसे होता है। ये 5 डैश नीचे, 3 डैश ऊपर, इसमें 3 डैश नीचे, 5 डैश ऊपर। तो ये एंटी पैरेलल हो गया। क्या हो गया? एंटी पैरेलल। इसको प्रति समानांतर कहते हैं, प्रति समानांतर। क्लियर? तो ये भी हो गया क्लियर, प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल। क्लियर? तो ये प्रति समानांतर। 12 हो गया। 13 तो राइबोसोमल आरएनए क्या नहीं होता है? राइबोसोमल आरएनए, सवाल है कि राइबोसोमल आरएनए जेनेटिक आरएनए में क्या नहीं होता है? तो जेनेटिक आरएनए में डीएनए नहीं होता है। डीएनए नहीं होने के कारण आरएनए ही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। मैंने पेरेंटल कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। और बताया गया है शुरू में ही आरएनए के कुछ प्लांट वायरसेस होते हैं, कुछ प्लांट वायरस होते हैं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है
आरएनए पाया जाता है और आरएनए ही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। यानी आरएनए उनमें आनुवंशिक पदार्थों का काम करता है और जितने भी डेवलप जीव हैं उसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थों का कार्य करता है। जैसे हम लोगों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थों का कार्य करता है, लेकिन कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थों का कार्य करता है, इससे उसमें डीएनए नहीं होता है। हम लोग में आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करेगा और वायरस में आरएनए क्या करेगा, कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाएगा, क्योंकि इसमें डीएनए होता ही नहीं। हम लोग में डीएनए है, इसलिए आनुवंशिक सूचनाओं को डीएनए ले जाएगा और आरएनए का काम रहेगा प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब चलिए, राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का कितना % होता है? तो राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का 80% होता है। राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का कितना % होता है? 80% अकेले सबसे ज्यादा। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए कुल आरएनए का 80% होता है। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोमल कौन सा आरएनए सबसे अस्थायी होता है? अस्थायी भी और भारी भी पूछा जाएगा तो यही होगा, अस्थायी भी पूछा जाएगा तो यही होगा। तो राइबोसोमल आरएनए सबसे अस्थायी होता है। भारी भी पूछा जाएगा तो राइबोसोमल आरएनए सबसे भारी होता है। सबसे हेवीएस्ट, सबसे अस्थायी राइबोसोमल आरएनए। तो 15 का बी 14 का ए 13 का बी। अब चलिए 16 राइबोसोमल आरएनए कैसा होता है? तो राइबोसोमल आरएनए भी क्या होता है? 3D होता है, त्रिविमीय होता है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब जो है वीडियो में